नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रसन्न मिश्रा और मैं लेकर के हाजिर हूं द हिंदू का दैनिक हिंदी अनुवाद। तो दोस्तों, आज तारीख है 18 जनवरी 2017। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहली खबर ये है कि ब्रिटेन टू लीव ईयू सिंगल मार्केट थेरेसा मे। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थेरेसा मे ने कहा है कि ब्रिटेन यूरोपीय यूनियन के सिंगल मार्केट यानी कि उस साझा बाजार को छोड़ सकता है जो कि अभी तक सभी के लिए खुला हुआ था। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि ब्रेग्जिट के बाद ब्रिटेन अभी पूरी तरीके से ईयू से अलग नहीं हुआ है। उसके पीछे वजह क्या है दोस्तों? तो उसके पीछे एक वजह है लिस्बन ट्रीटी यानी कि लिस्बन समझौता, जिसका आर्टिकल 50 यानी अनुच्छेद 50 ये कहता है कि कोई भी अगर ईयू से बाहर जाना चाहता है तो उसके पास एक ब्रेकअप डील करने के लिए, यानी कि ईयू से बाहर होने के बाद जो यूरोपियन यूनियन से आगे उसका कैसा संबंध रहेगा और बाकी जो देश हैं यूरोपियन यूनियन के उनसे अलग अलग उसका कैसा संबंध रहेगा, व्यापारिक संबंध, आर्थिक संबंध, इन सारी चीज़ों की डील करने के लिए उसे 2 साल का मौका दिया जाता है। और उस 2 साल तक क्या होता है दोस्तों कि वो ईयू से पूरी तरीके से बाहर नहीं होगा देश, यानी कि ब्रिटेन को अभी ईयू से बाहर होने में तकरीबन 2 वर्ष का समय लगेगा। तो दोस्तों, यहाँ पे ये कहा गया था कि ब्रिटेन ईयू के सिंगल मार्केट को इसलिए छोड़ देगा क्योंकि वो स्ट्रिक्ट इमिग्रेशन यानी कि वो रेस्ट्रिक्ट इमिग्रेशन यानी कि जो आप्रवासन है, यानी कि बाहर के लोग जो ब्रिटेन में आ रहे हैं, तो वो उस चीज़ को रोकना चाहता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ब्रिटेन में लगातार कई दिनों से आवाज़ उठ रही थी, ब्रेग्जिट के पहले से आवाज़ उठ रही थी कि बाहर के लोग ब्रिटेन में आकर के ब्रिटेन की नौकरियां छीन रहे हैं, खासकर यूरोप के वो उस देश के लोग जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। तो वहाँ के बहुत सारे लोग ब्रिटेन आ जाते हैं और यहाँ पर आकर के उनकी नौकरियाँ छीन लेते हैं। उसके पीछे दोस्तों वजह ये थी कि जब ईयू के अंदर कोई भी देश होता है तो वहाँ पर आवागमन पूर्ण रूप से मुक्त होता है, अर्थात अगर एक बार आप ईयू के किसी भी देश में पहुँच गए तो वहाँ से आप किसी और देश में जा सकते हैं, वहाँ पे कोई प्रतिबंध नहीं होता है। और ख़ासकर जो यूरोप के ही ईयू के देश के रहने वाले लोग हैं तो उनको किसी भी देश में जाकर के नौकरी करने इत्यादि करने में किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होता था। तो इसी वजह से क्या हुआ था कि ब्रेग्जिट के लिए वहाँ पे मांग उठी थी और ब्रेग्जिट बाद में हो भी गया। तो यही सारी बातें थी यहाँ पर, और उसमें कोई विशेष बात तो ऐसी है नहीं बताने लायक। तो जो एक उन्होंने कथन कहा तो मैं आपको बता देता हूँ कि ब्रेग्जिट मस्ट मीन कंट्रोल ऑफ द नंबर ऑफ द पीपल कमिंग फ्रॉम यूरोप, यानी कि ब्रेग्जिट का यही अर्थ है कि उन लोगों की संख्या को नियंत्रित किया जाए जो कि यूरोप से लगातार ब्रिटेन की ओर आ रहे हैं। और उन्होंने कहा कि व्हाट आई एम प्रपोजिंग कैन नॉट मीन मेंबरशिप ऑफ द सिंगल मार्केट, और जो कुछ भी मैं प्रस्ताव दे रही हूँ उसका ये कतई मतलब नहीं है कि मैं किसी साझे मार्केट यानी कि किसी साझे बाजार का ब्रिटेन सदस्य होना चाहता है। तो कुल मिलाकर के उन्होंने एक तरीके से स्पष्ट कर दिया है कि आगे चल के ब्रिटेन जो है तो ईयू से पूरी तरीके से अलग हो जाएगा, और ईयू के जितने भी देश हैं तो वो उनसे हो सकता है कि अलग अलग द्विपक्षीय समझौते करे बजाय कि ईयू के साथ कोई पूरा समझौता करने के। अगली खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स इंस्पेक्शन ऑफ पोल्यूशन चेक सेंटर। तो दोस्तों, दिल्ली में कई सारे पोल्यूशन चेक सेंटर हैं, नहीं कि जहाँ पर जो भी गाड़ियाँ होती हैं खासकर जो पुरानी पड़ जाती हैं तो उनके बारे में चेकिंग की जाती है कि वो कहीं आवश्यकता से ज़्यादा तो प्रदूषण नहीं कर रही हैं। तो तकरीबन ऐसे 900 सेंटर्स हैं, तो उन्हें कहा जाता है पॉल्यूशन अंडर सर्टिफिकेट स्टेशन यानी कि पीयूसी स्टेशन। तो ये तकरीबन 900 पीयूसी स्टेशन हैं। तो कहा गया था कि ये जो 900 पीयूसी स्टेशन हैं तो ये सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। और आपको बता दो, कई सारे पीयूसी स्टेशन ऐसे होते हैं जो फर्जीवाड़ा करते हैं, यानी कि एक तो उनके पास तकनीक भी नहीं होती है कि जिससे कि वो आज के तारीख में जिस तरीके से मानक चाहिए तो उस आधार पे वो पॉल्यूशन चेक का जांच कर सकें। साथ ही साथ दूसरी बात ये होती है कि कई बार जैसे किसी का वाहन ज़्यादा प्रदूषण छोड़ रहा है तो कुछ पैसे वैसे खिला करके क्या करता था कि वो किसी तरीके से सर्टिफिकेट प्राप्त कर लेता था कि मेरा जो वाहन है तो अभी भी पर्यावरण के अनुकूल है। तो उन सभी चीज़ों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है केंद्र सरकार को कि भाई आप इस चीज़ पर कोई जल्दी से फैसला लें और उनकी जाँच करवाएं कि पता करें कि वहाँ पर क्या हो रहा है। जो कुछ महत्वपूर्ण नाम यहाँ पे बार बार आते रहते हैं, तो CSIR, ये तो रोज ही आप सुनते हैं। एक नया नाम आज मिला है, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट टेरी। तो आपको जानना है कि ये टेरी होता क्या है। तो इसके अध्यक्ष कुछ दिन पहले सुरेश पचौरी जी थे। तो पचौरी जी ही थे एक्चुअली, सुरेश पचौरी एक्चुअली नाम नहीं याद आ रहा, पचौरी जी थे। तो अभी क्या हुआ था कि वो यौन प्रताड़ना के एक जुर्म में फंस गए थे, तो जिसकी वजह से उनको हटा दिया गया था। हालांकि उन्हें एक नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है, मतलब उनका जो संगठन है तो उसे एक नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ था। तो इस वजह से वो काफ़ी चर्चा में भी आए थे। तो अगली खबर ये है कि वॉक अवे फ्रॉम टेरर, PM टेल्स पाकिस्तान। तो प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान से कहा है कि भाई आतंकवाद से आप दूर हो, यानी कि प्रधानमंत्री ने यहाँ पे ये कहा है इंडिया एलोन कैन नॉट वॉक द पाथ ऑफ पीस, यानी कि भारत अकेले ही अमन यानी शांति के पथ पर नहीं चल सकता है। इट ऑल्सो हैज़ टू बी पाकिस्तान जर्नी टू मेक, यानी कि पाकिस्तान को भी यही यात्रा करनी पड़ेगी, अमन की यात्रा करनी पड़ेगी। पाकिस्तान मस्ट वॉक अवे फ्रॉम टेरर इफ़ इट वॉन्ट्स टू
वॉक टूवर्ड्स डायलॉग विथ इंडिया। अगर पाकिस्तान भारत से बातचीत की ओर अग्रसर होना चाहता है, बातचीत करना चाहता है, तो उसे आतंकवाद से तुरंत ही दूर हटना होगा, यानी आतंकवाद छोड़ना होगा। एक छोटी खबर ये है कि मनीष सिसोदिया ने ये कहा है स्किल एजुकेशन अ वाइएबल अल्टरनेटिव। तो सिर्फ आपको मैं टाइटल बता देता हूँ। तो वाइएबल का मतलब होता है व्यवहार्य। तो उन्होंने कहा है कि कौशल की शिक्षा एक व्यवहार्य विकल्प है, यानी कि हम जिस तरीके की शिक्षा देते हैं, तो अगर हम उस तरीके की शिक्षा ना दें जो रटाने वाली शिक्षा है, उसके स्थान पर अगर हम कौशल विकास इत्यादि की शिक्षा दें, तो ये हमारे लिए एक बेहतर विकल्प होगा, क्योंकि इसी से आगे चल के हम लोगों को रोज़गार प्रदान कर पाएंगे। अगली खबर ये है कि नोटिस टू सेंटर आप गवर्नमेंट ओवर एनजीटी एम्बिट, यानी कि एनजीटी की सीमाओं को लेकर के आपकी सरकार और केंद्र की सरकार दोनों को ही एक नोटिस भेजा गया है। तो दोस्तों हुआ ये था कि आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले श्री श्री रविशंकर जी का एक कार्यक्रम हुआ था, जिस पर एनजीटी ने आपत्ति जताई थी। एनजीटी ने ये कहा था कि वहाँ पर जो कार्यक्रम किया जा रहा है यमुना के किनारे, तो उससे बहुत ज़्यादा पर्यावरण का नुकसान हो सकता है, और इस वजह से जब उन्होंने नहीं माना और वो कार्यक्रम कर दिया, तो एनजीटी ने उन पर 5 करोड़ का एक जुर्माना भी लगाया था। हालांकि उन्होंने उसको चुकाया नहीं और मामला जो था सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था। तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पर कुछ लोगों ने इस बात पे याचिका दायर की थी और कहा था कि ऐसे कार्यक्रमों को नहीं रोका जाना चाहिए, क्योंकि उनका ये कहना था कि कल्चरल एंड रिलीजियस राइट्स फॉर्म पार्ट ऑफ राइट टू लिव विद डिग्निटी एज गारंटीड अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यानी कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मर्यादापूर्ण जीवन जीने अधिकार के तहत सांस्कृतिक और धार्मिक अधिकारों का भी उपयोग करना आता है। यानी कि अगर हम सांस्कृतिक और धार्मिक अधिकारों का उपयोग करते हैं, तो हमारे आर्टिकल 21 के अधिकारों का ही उपयोग करने के बराबर होता है। इसलिए ऐसे कार्यक्रमों को प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता या रोका नहीं जा सकता है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि जो एनजीटी है, तो ये मामला एनजीटी के अंदर आता ही नहीं, यानी कि एनजीटी के पास ये अधिकार ही नहीं है कि जिस तरीके का उन्होंने बैन लगाने के लिए एक आदेश जारी कर दिया था। तो यहाँ पर उन्होंने ये कहा है कि द एनजीटी एक्ट 2000 डज नॉट एम्पावर दिस ट्रिब्यूनल विद द रिट जुरिस्डिक्शन पावर टू हाई कोर्ट्स, यानी कि जो हाई कोर्ट में रिट दायर करने की एक ताकत होती है और उस पर हाई कोर्ट निर्णय ले सकता है, तो एनजीटी अधिनियम 2010 के अनुसार वो ताकत, रिट की ताकत एनजीटी को नहीं दी गई है। यानी कि संसद ने जो एनजीटी अधिनियम बनाया था, तो उसमें एनजीटी को उन्होंने ये ताकत नहीं दी थी। और उन्होंने कहा, इसलिए ये दलील दी गई कि अतः दस इट इज़ नॉट दस इज़ नॉट कॉम्पिटेंट टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि एनजीटी जो है तो इस बात के लिए अधिकृत नहीं है, कि सक्षम नहीं है कि वो संविधान की व्याख्या कर सके, और जो कोई भी कानून इस समय चल रहे हैं तो उन पे अपनी कोई एक विशेष मतलब पारिभाषिक राय दे सके। अर्थात कि जो पहले से कानून है वो उन्हीं के आधार पर चलेगा, उन पे वो कोई अपनी नई परिभाषा नहीं बना सकता है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की तरह। अगली खबर दोस्तों ये है कि सुप्रीम कोर्ट आज गवर्नमेंट टू फाइल स्टेटस रिपोर्ट ऑन गंगा रिजर्वेशन, यानी कि गंगा पुनरुद्धार पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गंगा पुनरुद्धार पर सरकार जो है तो एक स्टेटस रिपोर्ट दे, यानी कि एक स्थिति रिपोर्ट दे। तो दोस्तों स्टेटस रिपोर्ट का ये मतलब होता है कि अगर सरकार कोई भी काम कर रही है तो वो काम किस हद तक पहुँचा है, उसमें क्या क्या काम हुआ है, तो इन सारी स्थितियों में जो कोई भी काम हुआ है तो उस सब की एक डिटेल बना करके, एक ब्यौरा बना करके उसको सुप्रीम कोर्ट को भेजा जाए। तो दोस्तों हुआ ये था कि आपको पता होगा कि 2 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये एक संशय जाहिर किया था कि सरकार ने जो एक स्वघोषित गंगा स्वच्छता का अभियान चलाया हुआ है, तो वो कितना ज़्यादा कारगर हुआ। क्योंकि आपको पता होगा कि भारत देश में तकरीबन 30-32 साल से गंगा को साफ करने के लिए दुनिया भर की योजनाएं बन रही हैं, गंगा एक्शन प्लान, गंगा फलाना, गंगा ठिकाना, लेकिन उसके बावजूद भी आज 30-32 साल के बावजूद भी कुछ भी ऐसा परिवर्तन नहीं आया, उल्टे गंगा जो है तो और भी ज़्यादा प्रदूषित होती गई है। तो अभी आपको पता होगा कि मोदी सरकार ने आकर के एक नमामि गंगे प्रोग्राम शुरू कर दिया था। तो अभी नमामि गंगे प्रोग्राम के तहत क्या क्या हुआ है, तो उसके बारे में कोई जानकारी तो हम लोगों को दी नहीं गई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस जानकारी को मांगा है कि भाई आप बताइए कि क्या क्या काम हुआ है, या कि सिर्फ आपकी जो योजनाएं हैं गंगा को लेकर के वो सिर्फ हवा में ही तो नहीं चल रही। यह जो जानने लायक महत्वपूर्ण बात थी वो ये थी कि आपको जानना चाहिए कि गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट प्लान यानी GRBMP 2015 क्या है। तो ये दरअसल पे एक मसौदा है जिसे कि IIT कंसोर्टियम ने बनाया था, और उसमें उन सारी समस्याओं का उन्होंने जिक्र किया था जिसकी वजह से गंगा नदी का जो है तो धीरे धीरे विनाश होता जा रहा है।
अगली खबर ये है कि इंडिया लूजेज इट्स पायोनियर इन द ब्लैक होल रिसर्च वर्क, यानी कि भारत ने ब्लैक होल के संबंध में शोध करने वाले एक अग्रदूत को खो दिया है। तो इनका नाम था CV विश्वेश्वर, और 1970 के दशक में ये यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड में पढ़ाते थे, और वहाँ पे ये उन पहले लोगों में से एक थे जिन्होंने ब्लैक होल के बारे में खोज की थी। यहाँ तक कि इन्होंने जब वो खोज की थी तब ब्लैक होल के वो नाम भी नहीं होते थे जो कि आज दिए गए हैं, यानी कि जो आज के तारीख में अंतरिक्ष विज्ञानी हैं तो कई ब्लैक होल्स को कई सारे नामों से जानते हैं इत्यादि। तब के ज़माने में तो वो तक नहीं हुआ था, यानी कि बहुत शुरुआती खोज में इन्होंने योगदान दिया था। तो ये कहा गया है कि हिज कैलकुलेशन गेव अ ग्राफिक फॉर्म टू सिग्नल दैट वुड बी एमिटेड बाय टू मर्जिंग ब्लैक होल्स, यानी कि उनकी जो गणना थी तो उस बात का एक ग्राफी निरूपण प्रदान किया था कि जिससे कि अगर दो ब्लैक होल आपस में विलीन हो रहे हों तो उनके द्वारा जो भी सिग्नल निकलते थे उसका उन्होंने एक ग्राफीय चित्रण प्रदान किया था। और आपको पता नहीं, मतलब कि आपको बता दूं कि 2015 में लीगो ने, यानी कि लेज़र इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल ऑब्जर्वेटरी जो है, तो उसने जो एक डिटेक्ट किया था वेव फॉर्म, यानी कि तरंग का जो स्वरूप उन्होंने लीगो ने एक खोजा था, तो वो लगभग वही स्वरूप था जो कि इन्होंने बताया था। तो यानी कि ये भी बहुत बुद्धिमान वैज्ञानिक थे। और उस स्वरूप को आज की तारीख में क्वासी नॉर्मल मोड्स कहा जाता है। क्वासी नॉर्मल का मतलब होता है कि अर्ध सामान्य विधा, यानी कि अर्ध सामान्य मोड। तो ये किस प्रकार का मोड होता है, तो आपको बता दूं कि क्वासी नॉर्मल मोड एक तरह का रिंग डाउन स्टेज, यानी कि जैसे घंटी बजती है धीरे धीरे, आपको पता देखा होगा कि पहले तेज़ बजती है फिर धीमे धीमे वो उसकी आवाज़ क्षीण होती जाती है। तो ठीक ही इसकी भी जो आवाज़ है तो वो तेज़ से क्षीण होती जा रही है, यानी कि जो तरंगे हैं तो पहले बहुत तीव्र थी उनकी इंटेंसिटी, उनकी तीव्रता, और अब वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो ये वैज्ञानिक पक्ष था उसका, तो मुझे लगा कि महत्वपूर्ण है, ये आपको बता देना चाहिए। अगली खबर इधर दाईं ओर लिखा हुआ है कि इंडिया नीड नॉट वरी ओवर द नेपाल चाइना टाइज, यानी कि नेपाल चीन के बीच होने वाले ताल्लुकातों पर भारत को चिंतित नहीं होना चाहिए, ऐसा कहना है नेपाल के विदेश मंत्री का। तो नेपाल के विदेश मंत्री का अभी ये कहना, आपको बता दूं पहले कि चीन और नेपाल के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास, यानी कि एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होने वाली है फरवरी में, जो कि पहली बार होगी, क्योंकि अभी तक नेपाल के जो भी सैन्य संबंध थे वो पूर्ण रूप से भारत से थे, और जो कोई भी उसे सैन्य सहायता लेनी होती थी वो सब भारत से ही लेता था। लेकिन अभी आपको पता होगा कि पिछले साल जो कुछ हुआ और ब्लॉकेड किया गया, यानी कि नेपाल को जो सामान आयात जाता था तो वो सारा रास्ता ही जाम कर दिया गया, और नेपाल ने ये माना कि ये सिर्फ मधेसियों करतूत नहीं थी बल्कि इसके पीछे भारत भी था, और तभी से उन्होंने धीरे धीरे चीन की तरफ अपना सहयोगात्मक रुख दिखाना शुरू किया ताकि भारत के ऊपर दबाव बनाया जा सके। तो यही बात यहाँ पर भी देखी गई है कि यहाँ पर फॉरेन मिनिस्टर ने हालांकि इस बात का एश्योरेंस दिया है, इस बात का आश्वासन दिया है कि आने वाली मिलिट्री एक्सरसाइज, यानी कि सैन्य अभ्यास, भारत, नेपाल और चीन के बीच जो रिश्ते हैं तो उनको भारत के रिश्तों की कीमत पर नहीं बनाएगा, यानी कि भारत से रिश्ते तोड़ करके वो चीन से नहीं बनाएगा, ऐसा उनका कहना है। यानी कि हम चीन से मात्र उतना ही संबंध रखेंगे, इतना संतुलित संबंध रखेंगे कि भारत को उससे कोई भी दिक्कत ना हो। हालांकि भारत को तो इससे दिक्कत होने ही होने वाली है, उनके कहने से क्या होता है। द मिलिट्री एक्सरसाइज विल बी द वेरी स्मॉल स्केल, यानी कि जो सेना का अभ्यास है वो बहुत ही छोटा होगा। देयर इज़ नो नीड फॉर कंसर्न, और चिंता का कोई भी विषय नहीं है। आवर टाइज विथ इंडिया एंड चाइना कैन नॉट बी कंपेयर्ड, हमारे जो ताल्लुकात भारत और चीन के साथ हैं तो उनकी आपस में तुलना इसलिए नहीं की जा सकती है क्योंकि उनसे संबंधित जो मुद्दे हैं वो बिल्कुल अलग अलग हैं। यानी कि हम भारत से अलग प्रकार के सहयोग लेते हैं, चीन से अलग प्रकार सहयोग लेते हैं, तो इस प्रकार हमारे जो संबंध भारत और चीन से हैं तो उनकी हम तुलना नहीं कर सकते हैं। लेकिन अभी क्या है कि आप भारत से ही ले रहे थे सैन्य सहयोग, अब चीन की तरफ चले गए तो हम कैसे चिंता नहीं कर सकते हैं। तो चिंता के लिए बात तो है ही, उनके कहने से क्या होता है। हालांकि विदेश मंत्रालय से इस तरीके बयान आते ही रहते हैं, चाहे कहीं का भी हो। और अगली एक महत्वपूर्ण खबर ये है कि इंडिया नाउ एन एसोसिएट मेंबर ऑफ सर्न, तो भारत जो है सर्न का एसोसिएट मेंबर बन गया है। तो दोस्तों सर्न क्या है, तो आपको बता दूं कि यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च जो है तो उसे सर्न कहते हैं। अब आप कहेंगे कि इसका नाम तो है यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, यानी EONR होना चाहिए नाम, लेकिन इसका नाम सर्न क्यों है।
दोस्तों इसका नाम सर्न इसलिए है क्योंकि ये जो सर्न संक्षिप्त नाम यानी एब्रिविएशन है, तो ये एक फ्रेंच नाम से लिया गया है। यानी कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, इसका जो फ्रेंच अनुवाद होगा वहाँ से लिया गया है, तो उसका नाम कुछ और आ जाता है, सेंट्राले यूरोपियाने रिसर्चारे न्यूक्लियारे ऐसा कुछ आता है उसका नाम, जिसकी वजह से सर्न कहा जाता है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि सर्न करता क्या है। तो जो कोई भी आणविक गतिविधियां होती हैं दुनिया भर में, तो उनकी जो खोजबीन सारी दुनिया में चल रही है, तो उसका एक महत्वपूर्ण केंद्र बन करके उभरा है सर्न। तो आपको पता होगा, आपने लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर का नाम सुना होगा, जिसके बारे में कहा जा रहा था महा मशीन है, अफवाहें भी उसके बारे में कई सारी उड़ी थी कि ये दुनिया को निगल जाएगा इत्यादि इत्यादि। तो वो बता दूं कि उसको सर्न ही चला रहा था। और भारत जो है तो अभी तक वहाँ पे एक ऑब्जर्वर यानी कि निरीक्षक की भूमिका में था, लेकिन अब उसे यहाँ पर एक एसोसिएट मेंबर की सदस्यता मिल गई है। तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, यानी कि इससे भारत को क्या लाभ होगा। तो दोस्तों एसोसिएट मेंबर का सदस्य बन जाने एसोसिएट मेंबर बन जाने से भारत को ये लाभ होगा कि जो भारतीय वैज्ञानिक हैं तो अब वहाँ पर जा कर के बहुत आसानी से वहाँ के वैज्ञानिक स्टाफ के रूप में कार्य कर सकेंगे। वहाँ पे जो कोई भी विकास और शोध के कार्य होते हैं तो उनमें अपना सहयोग दे सकेंगे। और ना सिर्फ इतना, जो भारतीय कंपनियां हैं, भारतीय उद्योग हैं, तो सर जो परियोजनाएं लगा बनाता है, तो उन परियोजनाओं के लिए जिन मशीनों को निर्माण करने के लिए वो ठेका देता है, जो कॉन्ट्रैक्ट देता है, अब भारत भी उन कॉन्ट्रैक्ट्स में बोली लगा सकेगा। यानी कि भारत के जो बड़े बड़े हैं उद्योगपति, यानी कि मुकेश अंबानी इत्यादि, तो अब ये जा कर के वहाँ पर उन सारी चीज़ों के लिए बोलियाँ लगा सकेंगे। क्योंकि अभी तक जो इसमें थे सर्वे में, तो उन देशों के जितने भी मैन्युफैक्चरर थे तो अक्सर जाते थे और बोलियां लगा करके उन चीज़ों का निर्माण करके उन चीज़ों का आपूर्ति करते थे, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा पैसा भी कमाते थे सर्न से। तो दोस्तों इस प्रकार से जहाँ पे जो भी बातें थी तो मैंने आपको सर्न के संबंध में बता दी। हालांकि इसमें कई सारी बातें हैं, छोटी मोटी बातें, जैसे कि आपको ये जानना चाहिए कि भारत में एटॉमिक एनर्जी कमीशन यानी कि आणविक ऊर्जा आयोग क्या होता है, और उसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ये क्या होता है। तो दोस्तों बता दूं कि इस समय इन दोनों के ही जो अध्यक्ष हैं वो एक ही व्यक्ति हैं, उनका नाम है शेखर बसु। तो वही गए थे अभी इस बात की तस्दीक करने की, हाँ मतलब कि जो एक हस्ताक्षर होते हैं आखिरी, तो वहाँ पे उन्होंने जा कर के ही हस्ताक्षर किए हैं। और हालांकि एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो कि बसु साहब ने कही है, तो उन्होंने ये कही है कि सर्न में एसोसिएट मेंबर हो जाने से हमें जो सबसे बड़ा लाभ होगा तो वो ये होगा कि हमारे बहुत सारे युवा वैज्ञानिक वहाँ पे जाकर के काम करेंगे और उनको सीखेंगे, और जब वापस वो भारत आएंगे तो वो भारत में होने वाली परियोजनाओं में, लगने वाली परियोजनाओं में उस ज्ञान का उपयोग करके देश की तरक्की में अपना योगदान देंगे। अगली खबर ये है कि दिल्ली हाई कोर्ट सीक्स रिपोर्ट ऑन फूड सर्व टू फोर्सेस, यानी कि सुरक्षा बल के जवानों को दिया जाने वाला भोजन, उस पर जो कोई भी अभी आपने देखा है वीडियोस वगैरह बनी थी, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने उस पर एक रिपोर्ट मांगी है। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने दरअसल पे नोटिस भेजा था गृह मंत्रालय को, और साथ ही साथ बीएसएफ को, सीआरपीएफ को, और सीआईएसएफ को, आईटीबीपी को, असम राइफल्स को, और सशस्त्र सीमा बल यानी कि जितने भी अर्धसैनिक बल हैं, तो उन सबको उन्होंने एक नोटिस भेजा था कि आप इस बारे में हमें जानकारी दीजिए कि आखिर जवान इस प्रकार के काम क्यों कर रहे हैं, इस प्रकार की बातें क्यों कर रहे हैं। अब दोस्तों बार बार अफस्पा का नाम आ ही जाता है, तो आपको अफस्पा के बारे में ज़रूर जानना चाहिए कि अफस्पा क्या है, कब बना, कहाँ कहाँ पे लगता है, ये विवादित क्यों है, कौन से प्रावधान विवादित हैं। तो अभी जम्मू कश्मीर में जो अलगाववादी नेता हैं, तो मुफ्ती जी के अफस्पा को लेकर के उनका जो रवैया है उसको उन्होंने ताड़ लगाई है। हालांकि उनसे लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे मुफ्ती मोहम्मद जी ने एक जो महत्वपूर्ण बात कही है, तो वो अफस्पा से नहीं बल्कि सीपेक से कही, यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से। तो उनका कहना है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को अगर जम्मू कश्मीर से जोड़ दिया जाए तो इससे सबसे ज़्यादा लाभ ये होगा कि दो बड़े देशों की जो उभरती अर्थव्यवस्थाएं हैं, तो ये एक गलियारा वहाँ पे एक आर्थिक हॉट स्पॉट के रूप में उभरेगा, जिससे कि क्षेत्रीय सहयोग और ऊर्जा हस्तांतरण और साथ ही साथ व्यापार और आवागमन की सुविधाएं भी दोनों तरफ बढ़ जाएंगी। यानी कि मुफ्ती महबूबा जी जो हैं, तो वो ये चाहती हैं कि
भारत जो है तो वो सीपेक में शामिल हो जाए ताकि जम्मू और कश्मीर को इस चीज़ से लाभ हो सके। लेकिन चूंकि क्या है कि सीपेक में एक महत्वपूर्ण जो हिस्सेदार है तो वो पाकिस्तान है, और अगर भारत इसमें शामिल होता है तो फिर भारत पाकिस्तान को ये कैसे कह पाएगा कि भाई आप आतंकवाद ख़त्म करो, क्योंकि एक तरफ तो भारत उस पर दबाव डालना चाहता है, उस पर हर तरह की आर्थिक प्रतिबंध लगवा करके, लेकिन अगर वो खुद ही उसके लाभ में शामिल हो जाएगा तो उससे जो लाभ होगा तो पाकिस्तान उसका इस्तेमाल और ज़्यादा करेगा आतंकवाद फैलाने में। ऊपर से ये भी सोचेगा कि भारत तो मजबूर है, सीपेक से जुड़ गया है और सीपेक से हम निकलने नहीं देंगे तो कैसे निकलेगा। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के भारत के अपने कंसर्न से अपनी चिंताएं हैं, तो भारत इतनी आसानी से भी सीपेक में शामिल नहीं होगा। अगली खबर ये है कि इन दावोस शी डिफेंस ग्लोबलाइजेशन की, यानी कि दावोस में जी जिनपिंग ने वैश्वीकरण का बचाव किया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी आप कुछ दिनों से आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जैसे ब्रेग्जिट हो गया, फिर अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप जीत गए जो कि ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ हैं एक तरह से। तो इस प्रकार से ऐसे एक कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है कि अब ग्लोबलाइजेशन का जो दौर इतनी तेज़ी से बढ़ रहा था वो थम जाए। लेकिन अगर ये होता है तो सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होगा, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का जब दौर ऊपर था, खूब ऊंचाई पर था, तो उस वक्त दुनिया का नेतृत्व कर रहा था अमेरिका, और अमेरिका ने उस ग्लोबलाइजेशन के दौर में बहुत ज़्यादा लाभ कमाए और अपने दुनिया भर के जो सैन्य अभियान थे वो चलाए और दुनिया भर में अपनी ताकत का जलवा दिखाया। लेकिन अब चूंकि जब चीन एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था बन रहा है और लगातार दुनिया में फैलता जा रहा है उसका ताकत उसका प्रभाव, तो ऐसी स्थिति में अगर ग्लोबलाइजेशन बैकलैश होता है, यानी कि ग्लोबलाइजेशन कम होता है, थमता है, तो इससे सबसे ज़्यादा नुकसान चीन को ही होगा। क्योंकि अभी देखा जाए तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से चीन की अर्थव्यवस्था काफ़ी मजबूत हो रही है, क्योंकि चीन सारी दुनिया को इतना सामान निर्यात कर रहा है कि उसका जो ट्रेड सरप्लस यानी कि व्यापार अधिक है बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से क्या है कि चीन जो है, तो वहाँ के राष्ट्रपति जी जिनपिंग ने, अभी आपको पता होगा कि दावोस जो कि स्विट्जरलैंड में है, तो वहाँ पे विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक बैठक हुई थी। वहाँ पे जिनपिंग साहब ने जब अपना भाषण दिया तो उन्होंने ये कहा कि इन वॉट अमाउंटेड टू अ रीराइटिंग ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर, यानी कि वैश्विक आर्थिक व्यवस्था को बदलने वाली, फिर से लिखने वाली बात की बराबर है मेरी बात। और उन्होंने ये कहा कि जो एक अगली बात थी, उन्होंने ये कहा कि Davos to insist that the globalization was irreversible despite a populist backlash in the West, यानी कि जो वैश्वीकरण की प्रक्रिया है ये एक इरिवर्सिबल अर्थात पीछे की ओर ना जा सकने वाली प्रक्रिया है। बावजूद इसके भले ही अगर पश्चिम के कुछ देश यानी कि ब्रिटेन और अमेरिका इससे बैकलैश, इससे पीछे हटना चाहते हैं, ये रुकने वाला नहीं है। तो ऐसा उन्होंने कहा था। लेकिन यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप जी का जो कहना था तो ये था कि Trump has repeatedly accused China of carrying out trade policies that have led to massive US job losses, यानी कि चीन लगातार इस प्रकार की व्यापार नीतियों का अनुसरण करता रहा है जिसकी वजह से अमेरिका में लोगों की नौकरियां बहुत तेज़ी से जा रही हैं। और उन्होंने ये भी कहा था कि ही हैज़ थ्रेटेंड टू स्लैप टैरिफ ऑफ अप टू 45% ऑन चाइनीज़ गुड्स, यानी कि चीनी पदार्थ पर हम 45% का अतिरिक्त शुल्क लगाएंगे, जिससे कि जो कोई भी चीनी माल बन करके हमारे देश में आता है वो इतना महंगा हो जाए कि उसे कोई ना खरीदे। और जब उसे कोई नहीं खरीदेगा तो हमारे देश के जो विनिर्माता यानी मैन्युफैक्चरर्स हैं तो उनके बनाए सामान जो होंगे तो चीनी सामान से सस्ते हो जाएंगे, तो लोग उनको खरीदेंगे। तो दोस्तों इसी को कहते हैं प्रोटेक्शनिज्म यानी कि संरक्षणवाद, कि अगर कोई भी देश बाहर की वस्तुओं पर इत्यादि कर इत्यादि लगा करके और विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध लगा करके अगर बाहर से आने वाली वस्तुओं और सेवाओं को रोक दे और अपने देश की वस्तुओं और सेवाओं को ज़्यादा प्रमोट करे, तो इसे कहते हैं संरक्षणवाद। यानी कि अब वो संरक्षणवाद जो होता है तो वो पूरी तरीके से ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ होता है, और अमेरिका ऐसा लग रहा है कि आगे चल के उसी का अनुसरण करेगा। और इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन ने तो ये तय ही कर लिया है कि वो उसी का अनुसरण करेगा, इसलिए उसने ब्रेग्जिट भी किया। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से जाननी चाहिए, क्योंकि मेंस में इसी तरीके के आपसे सवाल पूछे जाएंगे कि जो बैकलैश हो रहा है ग्लोबलाइजेशन से, यानी ग्लोबलाइजेशन से जो पीछे हट रहे हैं कई सारे देश, तो वो क्यों हट रहे हैं, उसके पीछे क्या कारण है, दुनिया में उसके क्या प्रभाव होंगे, और चीन जो है और जो भारत जो है तो वो उससे कैसे प्रभावित होंगे, और उनके लिए ग्लोबलाइजेशन ज़्यादा ज़रूरी है कि ग्लोबलाइजेशन से पीछे हटना ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे ही सवाल आएंगे जिन पे आपका दिमाग चलना चाहिए, और वो तभी चलेगा जब आप इन सारी चीज़ों को समझेंगे।
दोस्तों अगली खबर ये है कि इंडियाज न्यू एनवॉय इन यूके पुशेस फॉर एक्शन ऑन स्टूडेंट आईटी वीज़ाज, यानी कि यूके में भारत के जो नए राजदूत हैं तो उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि छात्रों के वीज़ा और मतलब कि आईटी प्रोफेशनल्स के वीज़ा और छात्रों के वीज़ा पे कुछ काम किया जाए। यानी कि आपको पता होगा कि जब से ब्रेग्जिट हुआ है तब से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जो बाहर के लोग होंगे तो अब उनको यूके में आने की इजाज़त जो है तो बड़ी मुश्किल से मिलेगी, जिससे कि हमारे जो आईटी प्रोफेशनल्स जो कि अल्पावधि के लिए कम वक्त के लिए इंग्लैंड जाते हैं और वहाँ से काम करके वापस आ जाते हैं कुछ पैसा कमा करके, तो वो सारा काम हो सकता है कि बंद हो जाए। और साथ ही साथ जो हमारे देश से कई सारे छात्र वहाँ पर जा कर के पढ़ते हैं और बाद में वहीं पर कई बार नौकरियाँ भी करने लगते हैं, तो उनके संबंध में भी ये कहा जाता है कि वो भी वहाँ की नौकरियाँ हड़पते हैं। तो इन सभी को वहाँ आने से रोकने के लिए हो सकता है कि कुछ प्रावधान बनाए जाएं। अमेरिका ने तो अपना बिल पेश कर दिया है, तो उनका हो सकता है वो विधेयक अधिनियम में बन जाए, बदल जाए, तो ऐसे में तो भारतीयों के लिए समस्या उत्पन्न होगी। तो ये कहा गया होगा पक्के तौर पे विदेश मंत्रालय द्वारा हमारे यशवर्धन कुमार सिन्हा जी जो कि नए हाई कमिश्नर हैं यूके में, उनसे कहा गया होगा कि आप कुछ ऐसा प्रयास कीजिए ताकि यूके कोई ऐसा कानून न बनाने लगे कि जिससे कि भारतीयों का वहाँ पे जाना बिल्कुल से रेस्ट्रिक्ट हो जाए, प्रतिबंधित हो जाए और वहाँ पे गिने चुने भारतीय जा पाएँ। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था को बहुत ज़्यादा धक्का लगेगा, खासकर हमारे जो आईटी सेक्टर है उसको धक्का लगेगा ही लगेगा। हमारे जो छात्र वहाँ जा कर के पढ़ते हैं और फिर वहीं जा कर के रह जाते हैं और पैसा कमाते हैं और भारत में उस पैसे को भेजते हैं, तो उससे विदेशी मुद्रा देश को प्राप्त होती है। तो इन सारी चीज़ों पे प्रतिबंध लग जाएगा। तो हमारी कोशिश है कि ग्लोबलाइजेशन का दौर बना रहे और इस तरीके की घटनाएं ना हों। दोस्तों बिजनेस वाले पेज पे आते हैं तो वहाँ पे जो पहली खबर ये है कि ज़ीरो टॉलरेंस फॉर एक्ट्स लोबरिंग आरबीआई एस्टीम, यानी कि आरबीआई की साख को बट्टा लगाने वाली गतिविधियों को सहन नहीं किया जाएगा, ऐसा कहना है उर्जित पटेल जी का। तो दोस्तों आपको पता हुआ है कुछ दिन पहले जो नोटबंदी के दौरान आरबीआई के भी कुछ अफसर यानी कि बाकी बैंकों के तो पकड़ा ही रहे थे, तो आरबीआई यानी कि जो देश का केंद्रीय बैंक है जिसकी सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी थी, उसके भी कुछ अफसर जो थे तो वो नोट बदलते पाए गए थे, पकड़ाए थे, तो उनको सीबीआई ने गिरफ्तार किया हुआ था। तो इस वजह से आरबीआई की साख पे एक बड़ा बट्टा लगा था और लोगों ने कहा था कि जब देश का आरबीआई ही भ्रष्ट है तो हम क्या सोचें कि एसबीआई और ये एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक ये सही तरीके से काम कर रहे होंगे। तो साथ ही साथ दोस्तों कि अगर ये जो बाकी बैंक हैं तो ये तो पहले से ही बदनाम है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे ऐसे डिफ़ॉल्टरों को, विजय माल्या इत्यादि को इतना कर्जा दिया हुआ था जिनको इनको पता था कि ये उसको नहीं लौटाने वाले हैं और भाग जाने वाले हैं, फिर भी बैंकों के जो बड़े बड़े अधिकारी थे तो घूस खा करके कर्जा दे देते थे इनको। तो वो तो पहले से ही उनकी बदनामी थी ही, लेकिन आरबीआई एक बहुत मतलब कि साखपूर्ण, एक बहुत ही इज्जतदार संस्था हुआ करती थी अब तक, लेकिन नोटबंदी की वजह से जो कुछ हालात बने हैं तो उससे उनकी बहुत बेइज्जती हुई है। लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण जो कि एक मेन सा क्वेश्चन इस साल ज़रूर बन सकता है वो है क्वेश्चन ऑफ ऑटोनॉमी, यानी कि स्वायत्तता का सवाल। तो दोस्तों अभी तक रघुराम राजन के ज़माने तक आरबीआई की जो स्वायत्तता थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। आपको पता होगा कि आरबीआई का जो गवर्नर था तो वो सभी निर्णयों पर अपना वीटो यानी निषेधाधिकार का प्रयोग कर सकता था, अर्थात अगर कोई भी बात उसको पसंद नहीं है, कोई निर्णय उसे पसंद नहीं है तो वो निर्णय को तुरंत रोक सकता था या कोई निर्णय अपने से ले सकता था। लेकिन अभी जो हमारे नए गवर्नर साहब हैं तो इनके आने से पहले ही एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी कि मौद्रिक नीति समिति बना दी गई थी, और जिस वजह से आरबीआई गवर्नर का जो वीटो का अधिकार है यानी कि किसी भी निर्णय को रोक देने का अधिकार है वो समाप्त हो गया था। साथ ही साथ अभी नोटबंदी के दौरान जो कुछ हुआ तो लोगों ने ये कहा कि उर्जित पटेल जी को खुद ही नहीं पता था कि नोटबंदी होने वाली है और इनको अचानक से एक दिन पहले बताया गया, इसी वजह से कोई तैयारियां नहीं थी। तो ये सवाल उठा कि क्या आरबीआई स्वायत्त नहीं है, यानी कि क्या सिर्फ सरकार के आदेशों पर आरबीआई काम कर रहा है, और अगर ऐसा है तो ये वाकई में चिंता का विषय है, क्योंकि आरबीआई को एक स्वायत्त निकाय के तरीके से कार्य करने देना चाहिए। उसमें गवर्नमेंट को, सरकार को अपना अड़ंगा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अगर सरकार लगातार ऐसे अड़ंगा लगाती है तो हो सकता है कि आरबीआई सरकार के दबाव में कुछ ऐसे डिसीजन ले ले जो कि पॉपुलिस्ट यानी लोकप्रियतावादी तो हों, लेकिन उनका अंतिम में देश की अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़े। इसीलिए अभी तक दोस्तों आरबीआई को या जो भी सेंट्रल बैंक होते हैं दुनिया भर के, तो उनको सरकार के नियंत्रण से काफ़ी हद तक मुक्त रखा जाता है, ताकि वो कोई भी ऐसा निर्णय सरकार के लाभ के लिए ना ले लें जिससे कि देश को नुकसान हो जाए। अगली खबर ये है कि टू अर्ली टू जज फॉरेन फंड्स आउटफ्लो सिन्हा, यानी कि जो सेबी के प्रमुख यूके सिन्हा साहब हैं तो उन्होंने कहा है कि ये बहुत ज़्यादा जल्दबाजी होगी कि हम ये कहें कि विदेशी निवेश जो है तो वो बाहर जा रहा है।
तो दोस्तों ये कहा गया था कि नोटबंदी की वजह से देश में लगातार मंदी आ रही है, जिसकी वजह से बहुत सारे जो विदेशी निवेशक हैं उनको ये लग रहा है कि उनका जो पैसा यहाँ पे लगा हुआ है तो वो घाटे में जा सकता है, क्योंकि मंदी आने पर सारी कंपनियों को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, जिससे कि कंपनियों के शेयर के दाम गिर जाएंगे, जिससे कि इनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। इस वजह से वो अपना पैसा निकाल निकाल करके अब अमेरिका के या किसी दूसरे देश के मार्केट में लगाना चाहते हैं। तो ये यूके सिन्हा साहब ने कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी खाली अफवाहें उड़ रही हैं, क्योंकि अभी ये बहुत जल्दबाजी होगी कहना कि नोटबंदी की वजह से कोई भी बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ा है। अगला ये कि फिनांस मिनिस्ट्री सस्पेंड्स दिसंबर 21 टैक्स सर्कुलर ऑन इनडायरेक्ट ट्रांसफ़र। तो हुआ ये था दोस्तों कि ये काफ़ी बड़ा आर्टिकल था, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसा हुआ था कि 21 दिसंबर को वित्त मंत्रालय ने एक सर्कुलर निकाला था। सर्कुलर मतलब परिपत्र होता है। उस परिपत्र में ये कहा गया था, वो परिपत्र जो था हर दरअसल पे सीबीडीटी के सजेशन यानी कि उनके सलाह पर निकाला गया था। और उस परिपत्र में ये कहा गया था कि जो एफपीआई हैं यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि एफडीआई और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एफपीआई दोनों अलग अलग होते हैं। तो दोस्तों जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है तो उसमें दरअसल पे यहाँ पे जो कोई भी कंपनियाँ होती हैं तो वो आकर के सीधे यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, जबकि एफपीआई जो होते हैं तो दरअसल पे ये एक तरीके का इनडायरेक्ट यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से निवेश होता है। तो यानी कि यहाँ पर उनकी सीधे तौर पर कोई परिसंपत्तियाँ नहीं होती हैं। अगर एफपीआई पे कोई निवेश करता है तो सीधे तौर पर प्रत्यक्ष तौर पे कोई परिसंपत्तियाँ उनकी यहाँ पे नहीं होती हैं। तो ये सब कुछ बहुत डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा और आपको एफडीआई और एफपीआई में अंतर जानना चाहिए। तो ये कहा गया था कि जो एफपीआई हैं तो ऐसे निवेशक की जिनके की 50% से ज़्यादा परिसंपत्तियाँ यानी कि जो उनकी 50% से ज़्यादा पैसे हैं तो अगर वो भारत में लगे हैं और वो 5% से ज़्यादा हिस्सेदारी विदेशों में रखते हैं तो ऐसे लोगों को कुछ विशेष प्रकार मतलब कि जो भारत के इनडायरेक्ट टैक्स प्रोविजंस हैं यानी कि जैसे कि जो भारतीय कंपनियां हैं तो वो जिस आधार पर इनडायरेक्ट ट्रांसफ़र प्रोविज़न के टैक्स चुकाती हैं तो उनको भी वैसे ही चुकाना होगा, यानी कि अभी तक उनको जो छूट मिल रही थी वो बंद कर दी जाएगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि दरअसल पे ये सब मामला होता क्या है। होता ये है कि भारत में जब कोई भी कंपनी होती है तो जब भारतीय कंपनी कोई भी इस तरीके का व्यापार करती है या काम करती है शेयर बाज़ार में तो उसको सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स के अलावा भी कुछ अतिरिक्त टैक्स देने पड़ते हैं। और ये जो सुविधा थी एफपीआई वालों को मिली हुई थी कि उनको वो अतिरिक्त टैक्स नहीं देना पड़ता था, लेकिन अभी 21 दिसंबर के सर्कुलर में ये कहा गया था कि अब उनको भी वो एक अतिरिक्त टैक्स देना पड़ेगा, जिससे कि ये कहा गया था कि इससे उन सारे निवेशकों पे असर पड़ेगा कि जिनके 50% से कम शेयर भारत में हैं तो वो कभी भी इतनी कोशिश नहीं करेंगे कि उनके जो शेयर हैं वो 50% से ऊपर जाएं, क्योंकि उससे उनको ज़्यादा टैक्स देना पड़ जाएगा। तो ये बहुत सारे एक्सपर्ट्स जो थे तो वो ये कह रहे थे कि दरअसल पे ये जो नियम है तो ये गलत नियम है, इसको लाने से बहुत सारा जो विदेशी निवेशक है तो वो इस बात से घबरा जाएगा कि यार 50% से ज़्यादा अगर हम वहाँ पे अपनी परिसंपत्तियाँ रखते हैं तो ये तो हमारे लिए घाटे का सौदा होगा, क्योंकि हमारे ऊपर एक अतिरिक्त टैक्स लगा दिया जाएगा। तो इसलिए उन्होंने कई सारी आवाज़ें उठाई थी और जब भारत सरकार को भी लगा कि हाँ इससे बाहर से आने वाला निवेश प्रभावित हो सकता है तो उन्होंने इस सर्कुलर को वापस ले लिया। अगली छोटी सी खबर यह है कि डोमेस्टिक एयर पैसेंजर ट्रैफिक ग्रू 23% इन 2016, यानी कि घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या 2016 में 23% तक बढ़ गई। तो हालांकि इसमें कोई बहुत ज़्यादा खास बात नहीं थी, मैंने सिर्फ आपको बता दिया। अगली जो महत्वपूर्ण खबर यह है कि इंडस्ट्री सीक्स फॉरेन पार्टनर्स फॉर ट्रेड पैक्ट, यानी कि व्यापार समझौतों के लिए जो उद्योग हैं तो उन्होंने फॉरेन पार्टनर्स यानी कि विदेशी साझेदार बनाने का प्रयास किया है। तो दोस्तों ये क्या होता है, पूरा मसला क्या होता है, तो मैं आपको बताऊं कि कई बार क्या होता है कि WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जब मीटिंग्स होती हैं तो आपको पता होगा कि मुख्य रूप से उसमें जो देशों के जो सरकारी लोग होते हैं वही भाग लेते हैं। आमतौर पे जो उद्योगपति वगैरह होते हैं वो उन्हें सिर्फ सलाह दे सकते हैं, वो भाग नहीं ले सकते। तो ये कहा गया था कि भारतीय कंपनियां जो हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं तो उनके जो विदेशी काउंटर पार्ट हैं यानी कि वैसी कंपनियां जो विदेशों में हैं तो उनसे वो लगातार संबंध अच्छे करेंगी, ताल्लुकात अच्छे बनाएंगी, ताकि उन विदेशों में उनके जो कर्मचारी जाते हैं या कि उनसे जो ठेके आपस में एक दूसरे को लेते देते हैं
यानी कि जितना भी उन दोनों कंपनियों के बीच आपस में व्यापार होता है, तो उस चीज़ को बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि ना सिर्फ भारत वाले अपने देश के नेताओं पे इस बात का प्रेशर डालें कि वो WTO में जाकर के उनके पक्ष में बात करें, बल्कि सामने वाले देश के लोग भी अपने देश की सरकार पे ये बात का दबाव डालें कि वो उन्हें नियमों और कानूनों के पक्ष में बात करें जिनसे कि इन कंपनियों को लाभ होगा। यानी कि दोस्तों एक तरह से जो लॉबिंग की बात होती है, तो पूरी की पूरी बात वहाँ यहाँ पर वही कही गई है कि किस तरीके से हम अपनी लॉबिंग को बढ़ाएं ताकि हमारा जो व्यापार है वो और ज़्यादा बढ़े। और ये कब बढ़ेगा, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक दूसरे के देश आ सकेंगे, उनकी कंपनियों में काम कर सकेंगे, उनसे ज़्यादा वर्क ट्रांसफ़र हो सकेगा। तो इन सारी चीज़ों से ही दोनों ही कंपनियों का व्यापार बढ़ेगा। तो दोस्तों आप ये सोचिए कि आज की तारीख में जो निजीकरण हुआ है, जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं, तो ये देशों की सीमाओं को पार कर गई हैं और इनके बीच ऐसे ऐसे आजकल ताल्लुकात बनते हैं कि कई सारे देश ऐसे हैं कि वो तो आपस में दुश्मनी रखते हैं एक दूसरे से, लेकिन फिर भी उनके जो व्यापारी हैं तो आपसी लाभ के लिए वो एक दूसरे से लगातार दोस्ती बनाते हैं और ये कहते रहते हैं दोनों देशों की सरकारों से कि भाई आपस में कोई झगड़ा वगड़ा मत करना, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा व्यापार उससे प्रभावित हो जाए। तो यहाँ पे दोस्तों जानने लायक दो चीज़ें थी, एक थी CII और एक है फिक्की। तो इन दोनों के बारे में आपको जानना चाहिए। तो ये क्या है, ये देश के औद्योगिक निकाय हैं, यानी कि जो उद्योग होते हैं तो एक प्रकार से उनके संगठन हैं। तो अगली खबर ये है कि नो रजिस्टर सेल ऑफ सेल यूनिट स्टील सेक्रेटरी। तो दोस्तों सेल क्या है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी कि देश में जितनी भी सरकारी स्टील निर्माता कंपनियां हैं तो उनमें मुख्य रूप से जो मालिकाना हक रखती है तो वो सेल रखती है, और भी कुछ छोटी छोटी कंपनियां हैं तो उन्हें सब्सिडियरी यानी कि सेल की सहायक कंपनियां कहा जाता है। तो ये कहा गया था कि सेल की कुछ इकाइयाँ जो हैं तो उनकी मजबूरन बिक्री यानी आपात बिक्री करनी पड़ेगी। तो दोस्तों डिस्ट्रेस सेल या मजबूरन बिक्री जो होती है उसमें होता ये है कि बहुत मतलब कि जो असली कीमत है उससे कम कीमत पर कई बार कंपनी के शेयर्स को बेच दिया जाता है। हालांकि यहाँ पे जो स्टील सेक्रेटरी यानी कि इस्पात सचिव हैं उन्होंने ये कहा है कि हम सरकार के शेयर को 49% बनाने का प्रयास तभी करेंगे जबकि मैनेजमेंट कंपनियों का बहुत अच्छा होगा। अगर मैनेजमेंट अच्छा नहीं है तो इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। तो दोस्तों अभी आपको बता दूं कि जितनी भी सरकारी कंपनियां होती हैं तो उनमें सरकार का जो स्टेक हिस्सेदारी होती है वो मिनिमम 51% तो होती है आमतौर पर, क्योंकि 51% होने पर उसे कानूनी तौर पर इस बात का ताकत मिल जाती है कि वो अब कोई भी निर्णय अपने से ले सकता है। लेकिन अगर 49% की हिस्सेदारी हो जाती है तो फिर ये जो एक बड़ी ताकत होती है सरकार के पास वो चली जाती है। और इसीलिए कई बार जो प्राइवेट होते हैं, प्राइवेट शेयर होल्डर्स होते हैं, तो वो बोलते हैं कि हम आपकी सरकारी कंपनियों के शेयर तभी खरीदेंगे जबकि आप इतनी मात्रा में शेयर बेच दो कि आपके पास निर्णय लेने की जो एकाधिकार वाली ताकत है वो समाप्त हो जाए, ताकि आप कोई भी ऐसा निर्णय ना ले सको, क्योंकि कंपनी के तो हम भी हिस्सेदार हैं लेकिन निर्णय सारे आप ले रहे हो, तो इसलिए आप हिस्सेदारी ज़्यादा बेचो और आप सिर्फ 49% रखो। तो यही होता है दोस्तों 49 और 51 का खेल, 74 और 76 का खेल, 24 और 26 का खेल। तो यानी कि अगर आप 24-26%, 49-51% या 74 और 76% इत्यादि देख रहे हैं तो आपको ये जानना चाहिए कि इन एक एक के अंतर जो हैं तो उनका क्या महत्वपूर्ण है, मतलब कि वो ऐसी कौन सी विशेषता ला देते हैं। अगली चीज़ ये है कि कॉटन प्राइसेस इंक्रीज ऑन एक्सपोर्ट डिमांड, यानी कि निर्यात में मांग बढ़ने की वजह से कॉटन की प्राइसेस बढ़ गई, यानी कि बाहर के देश जो हैं तो लगातार वो कपास की मांग ज़्यादा कर रहे हैं जिससे कि यहाँ से निर्यात लगातार ज़्यादा हो रहा है, और चूँकि डिमांड ज़्यादा है और थोड़ा सप्लाई उस हिसाब से कम है इसलिए जो है कीमतें थोड़ी सी बढ़ गई हैं। तो दोस्तों सबसे पहली महत्वपूर्ण बात मैं आपको ये बता दूं कि आपको ये जानना चाहिए कि देश में कपास की जो कीमतें हैं तो जो समर्थन मूल्य है वो कौन तय करता है। ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि समर्थन मूल्य का, गन्ने का समर्थन मूल्य का एक प्रश्न एक बार पहले पूछा जा चुका है। तो इस प्रकार के जो प्रश्न हैं तो ये छोटे छोटे प्रश्न बनते रहते हैं। अगला जो खबर है वो ये है कि सेंटर वंस ईजिंग FDI नॉर्म्स फॉर सिंगल ब्रांड रिटेल, यानी कि सिंगल ब्रांड रिटेल के लिए सेंटर ने कहा है, केंद्र सरकार ने कहा है कि वो FDI के मानकों को थोड़ा सा ढीला करने पर विचार कर रहे हैं। तो दोस्तों सिंगल ब्रांड रिटेल क्या होता है, जैसे आपने पतंजलि देखा होगा, तो सिंगल ब्रांड रिटेल ये होता है कि जैसे पतंजलि की आप किसी दुकान में जाएंगे तो हाँ पतंजलि का ही आइटम मिलेगा, तो उसे कहते हैं कि सिंगल ब्रांड रिटेल, यानी कि वो फुटकर में तो मिल रहा है पतंजलि का आइटम लेकिन सिर्फ पतंजलि का ही मिलेगा। लेकिन अगर आप बिग बाज़ार या इजी डे या यहाँ कहीं गए होंगे तो आप पाएंगे कि वो मल्टी ब्रांड रिटेल होते हैं।
तो मल्टी ब्रांड रिटेल में क्या होता है, मल्टी ब्रांड रिटेल में आप सारे जो दुनिया भर के जितने भी कंपनीज़ हैं उन सब के आइटम्स आप अपने यहाँ रख सकते हैं। तो आपको पता होगा कि बहुत सारे मतलब भारत की सरकार में बहुत लंबे वक्त से ये दबाव बनाया जा रहा है कि वो एफडीआई यानी कि मल्टी ब्रांड रिटेल में एफडीआई ला दे, ताकि जो दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जैसे कि वॉलमार्ट इत्यादि, तो वो आकर के 100% एफडीआई के माध्यम से यहाँ पे पूर्ण रूप से अपनी ही हिस्सेदारी वाला जो है तो मॉल इत्यादि खोलने लगें। लेकिन अगर वैसा करता है देश तो उससे हमारे देश के जो छोटे मोटे दुकानदार हैं तो उनको उससे काफ़ी ज़्यादा घाटा हो सकता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आज का द हिंदू का दैनिक हिंदी अनुवाद समाप्त होता है। तो ये आपको कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और पीछे वाले पेज में तो आज कुछ भी खास नहीं था तो उसको खोलने की आवश्यकता भी नहीं है। तो दोस्तों जो भी नए यहाँ पे व्यूअर्स हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया है, 39 मिनट का हो गया है, तो अगली बार कोशिश करूँगा कि उसको थोड़ा सा छोटा रखूँ। हालांकि आज मैं बहुत ज़्यादा समझाया आपको हर चीज़ को, तो इस वजह से वीडियो लंबी हो गई, वरना ये वीडियो छोटी ही होनी थी। तो दोस्तों कुल मिलाकर के जो भी है तो आपको अगर समझ में आता है तो वो मेरे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि, जय हिंद।